माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार, ठीक है। और मैं आप लोगों को क्लास 9 का फिजिक्स का बहुत इजी टॉपिक्स में जो है आप आसानी से समझ सकते हो और बेसिक से स्टैंडर्ड तक शुरू करूंगा, ठीक है। और सारा वीडियो 1 बाय 1 आएगा और आप आराम से देखना। और फिर कुछ भी दिक्कत हो हम लोग लाइव क्लास भी लेंगे और सारे क्वेश्चन समझेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। और जब भी आप इसको वीडियो को देखने के लिए शुरू करो तो कॉपी कलम लेकर के बैठना, ठीक है। और वीडियो देखना और लिखना और फिर उसको पॉज करके उसको अच्छे से लिख लेना, फिर आगे बढ़ना। इस तरह से आप वीडियो बनाते चलना, ठीक है। तो अभी मैं आपका एक चैप्टर जो शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है मोशन, ठीक है। बहुत ही अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल्स आता है। और ये इसका फायदा ये है कि अगर ये चैप्टर आप अच्छे से समझते हैं तो जब आप 11th में जाएंगे तो वहां पे डायरेक्ट आपका एक चैप्टर बहुत अच्छे से पूरा काइनेमेटिक्स समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा बात को? चलो हम लोग मोशन को शुरू करते हैं। तो अगर मुझे मोशन की जहां तक बात करना है बच्चा, है ना, तो मतलब ये बहुत आसान है। हम लोग आसपास में देख रहे हैं कोई भी चीज अगर जो चल रहा है किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं वो मोशन में है, यानी वो गति में है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है, चूंकि हम लोग फिजिक्स समझ रहे हैं तो एक टर्म हम लोग डिफाइन कर लेते हैं मोशन को डिफाइन करने से पहले, जो तुमको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। वो टर्म क्या है? उस टर्म को हम लोग बोलते हैं, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझना बात को जो मैं बोल रहा हूं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या आपको इसको रेफरेंस फ्रेम भी बोल जाता है ना, बोल दिया जाता है रेफरेंस फ्रेम। तो आप दोनों नाम से इसको बोल सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। चलो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, नहीं डेफिनेशन लिखेंगे। लेकिन हमें पता है कि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या होता है कि जो भी हमारे आसपास की चीजों का या कुछ नेचर में जो घटना हो रहा है, कुछ फेनोमेना हो रहा है, उसी का एनालिसिस, उसी का स्टडी को ही हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। तो जब जो चीज हमारे आसपास घटित हो रहा है तो क्यों ना उसको हम देख करके समझें और तब एक डेफिनेशन, एक परिभाषा बनाएं, ताकि हमको रटना नहीं पड़े, है ना। तो हम लोग छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं, 9 से शुरू कर रहे हैं, तो एकदम बहुत आसानी से धीरे धीरे सब कुछ सीखते हैं। तो भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल्स पहले लेते हैं और उस एग्जाम्पल्स को पहले हम समझ लेते हैं और तब हम इसको डिफाइन करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ। क्लियर? तो देखो क्या है कि मान लो बच्चा कि ये एक रोड है ना, क्या है? ये रोड है ना, और रोड पे एक बस है बेटा, है ना, ये सब बस है, ठीक है। ये है ना, ये इसका जो है कि बस की खिड़की है मान लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है। और ये बस जो है ये आगे चल रहा है, कितना? 20, मान लो कुछ स्पीड में 20 किलोमीटर पर आवर से ये बस आगे चल रही है, ठीक है। अब हमें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना है और मोशन को भी समझना है। प्लीज ध्यान देखना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी समझना है और मोशन को भी समझना है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल से हम दोनों को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। दोनों को हम आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो मान ले एक यहाँ पे रोड पे एक बस स्टॉप है, ये क्या है? बस स्टॉप है। और इस बस स्टॉप पे एक लड़का ऐसे खड़ा है, एक लड़का, एक ए है, बॉय है ना, खड़ा है, ठीक है। और इस बस के अंदर बहुत सारा पैसेंजर्स होंगे सीट पे बैठे हुए, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा बात। हम क्या बोल रहे हैं कि इस बस के अंदर जो भी पैसेंजर है, सुनना ध्यान से, बस के अंदर जो भी पैसेंजर है, ये सारे पैसेंजर इस बॉय जो बस स्टॉप पे खड़ा है उसके लिए ये सब मोशन में है। क्यों मोशन में है?
समझना बात को। या फिर ये लड़का जो है, लड़का के लिए ये बस मोशन में है कि नहीं है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो पैसेंजर है, पैसेंजर्स एंड बस दोनों, समझना है ना, आर इन मोशन। किसके लिए? फॉर बॉय एट बस स्टॉप। ध्यान से समझना, जो बस स्टॉप पे जो बॉय है उसके लिए वो क्या देखेगा कि बस आगे जा रही है, सारे पैसेंजर भी आगे जा रहे हैं, इसका मतलब कि बस या सारे पैसेंजर क्या चीज में है? मोशन में है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं बोलूं पैसेंजर जो बस के अंदर बैठा हुआ है ना, पैसेंजर जो है इन बस इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर इन बस। ये क्या हुआ मेरा कहने का मतलब कि ये बॉय के लिए सारे पैसेंजर मोशन में थे, लेकिन अगर मान लो हम इस सीट पे बैठे हुए हैं, मेरे बगल वाला सीट पे जो बैठा हुआ है, तो दोनों चल रहे हैं, है ना, लेकिन हम उसके रिस्पेक्ट में नहीं, वो मुझे देखेगा तो हम क्या चीज में नजर आएंगे? हम रेस्ट में नजर आएंगे। क्यों रेस्ट में नजर आएंगे? क्योंकि जितना स्पीड से हम चल रहे हैं उतना स्पीड से वो भी चल रहा है। यानी कि अभी अगर वो मेरे बगल में बैठा हुआ है तो जब बस कुछ देर चल चुकी होगी तो भी वो मेरे बगल में ही बैठा हुआ होगा। लेकिन जो बच्चा अभी बस स्टॉप पे खड़ा है वो कुछ देर के बाद हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बस स्टॉप पे ही खड़ा रह गया और हम चले गए कहीं और। समझना ध्यान से। तो हम जो बस के अंदर बैठे हुए हैं वो लड़का के लिए मोशन में है। कौन सा लड़का के लिए? जो बस स्टॉप पे खड़ा है। लेकिन हम जो बगल वाला सीट पे लड़का है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या चीज है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हम कहीं भी नहीं गए हैं। बस जा रही है लेकिन वो भी जा रहा है साथ साथ मेरे, है ना, तो वो भी उसके लिए मैं क्या चीज में हूं? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि पहले मैं जहां बैठा हुआ था अभी भी उसके लिए मैं वही बैठा हुआ हूं, चाहे बस कहीं भी चली जाए। समझ में आ रहा है बात? तो अब यहां पे बात उठती है कि पूरी बस तो मोशन में थी बच्चा, और इसके अंदर पैसेंजर भी मोशन में था, लेकिन हम जो बस के अंदर बैठे थे नहीं, पैसेंजर इस लड़का के लिए मोशन में है। क्यों? लड़का बस स्टॉप पे खड़ा है या रोड पे खड़ा है, लेकिन एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पैसेंजर के बीच में कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा है ना। तो देखो यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि अगर मुझे मोशन को डिफाइन करना है या रेस्ट को डिफाइन करना है तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब कि हम किसके लिए मोशन की बात कर रहे हैं, किसके लिए हम रेस्ट की बात कर रहे हैं। समझना है बात को? तो हो सकता है कि एक पैसेंजर इस लड़का के लिए मोशन में हो लेकिन वही पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के लिए रेस्ट में हो, है ना। तो अगर हम फ्रेम को चेंज कर दें, अगर हम फ्रेम यानी कि स्टैंडर्ड किसको माने? लड़का को स्टैंडर्ड माने, तब ये पैसेंजर मोशन में होगा। लेकिन हम स्टैंडर्ड यानी कि फ्रेम को बदल दिए, हम किसको ले लिए? फ्रेम को, किसी बगल वाले पैसेंजर को हम फ्रेम मान लिए, तो उसके रिस्पेक्ट में ये वाला पैसेंजर क्या चीज में है? तो रेस्ट में है। तो देखो ये वाला पैसेंजर या ये वाला पैसेंजर इस लड़का के लिए मोशन में है, लेकिन इस बगल वाले पैसेंजर के लिए ये क्या चीज में है? रेस्ट में है। तो वही लिखे हैं कि पैसेंजर जो है एट बस आर इन मोशन, किसके लिए? फॉर बॉय एट बस स्टॉप। लेकिन पैसेंजर जो है इन बस क्या है? इन रेस्ट में है, किसके लिए? विथ रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर इन द बस। तो क्यों? तो यानी कि अब देखो एक ही पैसेंजर मोशन में भी हो सकता है, वही पैसेंजर रेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन हमें कैसे हो सकता है रेस्ट में, कैसे हो सकता है मोशन में? तो हमें रेफरेंस को बदलना पड़ेगा। यानी अगर रेफरेंस में बॉय है तो ये मोशन में होगा, और अगर रेफरेंस में कोई दूसरा पैसेंजर है बस का, तब ये रेस्ट में होगा। समझना है बात को? तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा बॉडी जिसको हम स्टैंडर्ड मान करके किसी चीज को डिफाइन करते हैं, तब उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं कि ए स्टैंडर्ड सिस्टम और बॉडी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू विच
we define any quantity और मेजरमेंट, हम मेजरमेंट भी करेंगे तो किसी रेफरेंस से करेंगे। जैसे मान लो 10 मीटर मेजर करना है तो हम 0 से भी शुरू कर सकते हैं और 5 से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर 0 से शुरू करेंगे 10 मीटर मेजर करने के लिए तो 10 तक वैल्यू पहुंचेगा, लेकिन अगर हम 5 मीटर से शुरू करेंगे मेजर करने के लिए, 10 मीटर मेजर करेंगे तो वैल्यू कहां तक पहुंचेगा? 15 तक पहुंचेगा। तो हमें कोई भी चीज को मेजर करना हो या किसी क्वांटिटी को डिफाइन करना हो तो उसके लिए सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें बताने की जरूरत पड़ती है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो हमें कोई भी चीज को अगर मोशन या रेस्ट में डिफाइन करना होगा तो सबसे पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना पड़ेगा बच्चा। ठीक है? अब अगर तुमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता चल गया तब तुम मोशन को और रेस्ट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है? तो हम लोग कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं मोशन को और रेस्ट को, जो हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है? देखो समझो, यहां पे मोशन का डेफिनेशन और रेस्ट का डेफिनेशन समझिएगा बात को। अगर मुझे मोशन के बारे में बताना हो कि मोशन क्या होता है तो बोलता है क्या कि इफ, है ना, एनी ऑब्जेक्ट, समझना, चेंजेज देयर पोजीशन विथ टाइम, ठीक है, फ्रॉम ए रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदलना चाहिए टाइम के साथ। ठीक है ना? देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। जैसे बस मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ए बॉय स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, तो बस मोशन में है। अब बात करते हैं हम मोशन की, तो बात हो गया, यानी कि अपने पोजीशन, चेंजेस देयर पोजीशन, अपने पोजीशन को क्या करे? चेंज करे। मान लो अभी कहीं और है, फिर थोड़ा देर के बाद कहीं और चला गया, फिर थोड़ा देर के बाद कहीं और चला गया, तो अपना पोजीशन क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली बदलता जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है ना? तब उसको क्या चीज बोलेंगे हम लोग? मोशन में बोलेंगे। लेकिन अगर कोई टाइम के साथ अपने पोजीशन में बदलाव नहीं करता है, जहां है वहीं रह रहा है, ठीक है, तब उसको क्या चीज बोलेंगे? तब उसको हम लोग रेस्ट में बोलेंगे। ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? रेस्ट का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है? तो क्या बोलता है? इफ एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेज देयर पोजीशन with time from a reference जरूरी डिफाइन करना है ना, from a reference, then it is called rest, in rest। समझना ध्यान से, अगर if any object do not changes their position, अपने पोजीशन में कोई बदलाव नहीं करे, तब उसको हम लोग रेस्ट में बोलेंगे। मतलब कि समझना ध्यान से, अगर एक आदमी दौड़ रहा है और दूसरा आदमी खड़ा है, तो जो खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में दौड़ता हुआ आदमी मोशन में है। सुनना ध्यान से, जो खड़ा है उसके लिए जो आदमी दौड़ रहा है वो बराबर हर समय पोजीशन अपना क्या है? बदल रहा है, तो उसको क्या चीज बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। लेकिन अगर वो खड़ा है, मैं भी खड़ा हूं, अभी भी वही है, तब हम उसके लिए हम क्या चीज में है? रेस्ट में है। समझ में आ रहा है बात को? दूसरा चीज समझना, मैं दौड़ रहा हूं और उतना ही स्पीड से कोई बगल वाला आदमी भी दौड़ रहा है, तब उसके लिए हम क्या चीज में है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि जितना दूर हम चलेंगे वो उतना ही दूर चलेगा, तो जहां हम रहेंगे वो भी वही रहेगा। समझ रहे बात को? जहां हम रहेंगे वो भी वही रहेगा, तो दोनों बराबर दौड़ रहे हैं ना, तो दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए क्या चीज में है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ हम अपने पोजीशन में तो चेंज नहीं कर रहे हैं उसके लिए ना। हाँ, जमीन में जो खड़ा है, रोड पे जो खड़ा है, जमीन पे जो खड़ा है, उसके लिए हम बदल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ साथ जो दौड़ रहा है उसके लिए हम क्या चीज में है? रेस्ट में है। समझ में आए बात को? तो जब तक आप फ्रेम डिफाइन नहीं करेंगे कि किसके लिए तुम मोशन बता रहे हो, किसके लिए तुम रेस्ट में बता रहे हो, ये बहुत जरूरी है। तो रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन बताने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी होता है। तो अगर किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में
कोई बॉडी अपने पोजीशन को बदलता रहता है टाइम के साथ, तब उसको मोशन में बोलते हैं। और अगर किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन में कोई बदलाव नहीं करता है टाइम के साथ, तब उसको हम लोग रेस्ट में बोलते हैं। तो अगर टाइम के साथ पोजीशन में बदलाव करेगा तब उसको हम लोग मोशन में बोलेंगे, और अगर टाइम के साथ अपने पोजीशन में बदलाव नहीं करेगा तब उसको हम लोग रेस्ट में बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। जैसे अर्थ भी तुम लोग को पता है ना कि घूमता है, लेकिन अभी हम लोग अर्थ पे खड़ा हैं तो अर्थ हमको घूमता हुआ महसूस होता है? नहीं। तो हम लोग क्या चीज है, अर्थ को क्या मानेंगे? रेस्ट मानेंगे। लेकिन सोचो, एक आदमी चला गया स्पेस में और दूसरा ग्रह से देख रहा है, तो दूसरा ग्रह से जो आदमी देख रहा होगा अर्थ को, तो अर्थ उसको रेस्ट में नजर आएगा कि घूमता हुआ नजर आएगा? बताओ मेरे को। तो घूमता हुआ नजर आएगा ना। तो वही मेरी बात है, हम अर्थ को देखेंगे तो अर्थ रेस्ट में है, लेकिन कोई दूसरा आदमी दूसरा ग्रह से जो अर्थ को देखेगा तो अर्थ क्या चीज में रहेगा? मोशन में। तो ये जरूरी है कि कहां से देख रहे हो, और जहां से देख रहे हो उसी चीज को हम लोग, उसी स्टैंडर्ड को तो रेफरेंस बोल रहे हैं। कि भाई बगल में स्टॉप पे खड़ा लड़का देख रहा है तो पैसेंजर मोशन में है, लेकिन अगर बस के अंदर को कोई पैसेंजर देख रहा है तो बस चलते हुए भी हर एक पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना पोजीशन बदल नहीं रहा है। अभी बस में जहां था, कुछ देर के बाद ही बस में वो वहीं पे है। टाइम चेंज हुआ लेकिन अपने पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। तो एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन एक पैसेंजर जो बस पे रोड पे खड़ा है उसके लिए मोशन में है। तो जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम मोशन और रेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि मोशन किसको बोलते हैं और रेस्ट किसको बोलते हैं, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पता होना चाहिए मोशन में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके सहायता से हम इस मोशन को पढ़ेंगे और अच्छे से इसका क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहला जो टर्म आता है उसका नाम है बच्चा डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चा उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। डिस्टेंस को बच्चा हम लोग डी से बोल देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से बोल देते हैं। आप जैसा भी मर्जी आपको है ना, डी से भी बोल सकते हो, एस से भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आप किस से डिनोट करते हो। हम यहाँ पे डिस्टेंस को डी से डिनोट कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसको हम समझेंगे कि डिस्टेंस किसको बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे। ठीक है, दोनों को पहले समझते हैं और उसके बाद फिर इसमें हम क्वेश्चन पे बनाएंगे, है ना। फिर स्पीड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वेलोसिटी पढ़ेंगे, है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए डिस्टेंस को हम लोग देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है कि मान लो कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह गया, वहां से और कहीं गया होगा, है ना। तो हम लोग लिखते हैं ना कि इट इज द टोटल लेंथ, समझना बात को, ऑफ पाथ। जो पाथ का मतलब रास्ता, तो इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, है ना, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, मोशन के दौरान वो आदमी टोटल कितना रास्ता चला, कितना पाथ का लेंथ चला, वो पूरा लेंथ के, पूरी लंबाई को ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। हम पढ़ाएंगे स्केलर वेक्टर, वो भी पढ़ाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि जिसका कोई डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ये क्या है कि इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन।
यानी कि मोशन के दौरान जो भी रास्ता फॉलो किया उसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ध्यान रखना है ना, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है किसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है बेटा, है ना, कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये बिटवीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल जहां शुरू में था, फाइनल जहां पे पहुंचा लास्ट में, उसको दोनों को जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से, कैसा, सीधा लाइन से, ठीक है। और उसी लंबाई को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट। जानने का रास्ता टेढ़ा बड़ा हो सकता है ना, लेकिन जब इनिशियल और फाइनल को टेढ़ा वाला नहीं लेना है, सीधे लाइन से जोड़ देंगे, तो जो सीधे लाइन से जोड़ेंगे वही सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि इसमें डायरेक्शन भी होगा और इसका वैल्यू भी होगा, ध्यान से समझना। इसका डायरेक्शन भी होगा, इसका वैल्यू भी होगा। तो हम लोग वेक्टर को और स्केलर को अलग से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इतना ही सिंपल से याद रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है? तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से कि एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस वो मीटर होता है और सिंबल इसका एम है बेटा, ठीक है। और इसका भी एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो भी मीटर होता है और सिंबल एम ही रहेगा, है ना। यानी यूनिट में दोनों के कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होगा। क्लियर है? तो ये तो डेफिनेशन हुआ, लेकिन डेफिनेशन से पता थोड़ी चला कि क्या बोले सर आप डिस्टेंस, क्या बोले आप डिस्प्लेसमेंट। तो देखो उसको हम लोग समझते हैं। समझना ध्यान से। मान लो एक आदमी है, वो ए से चलना शुरू किया, ए से चला बी के तरफ, ठीक है, कितना 4 मीटर, और बी से चला इधर सी के तरफ, कितना 3 मीटर, मान लो चला 3 मीटर चला, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां आके रुक गया, तो ए को क्या बोलेंगे हम लोग, ए को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, यानी शुरू जहां से किया गया उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। और फाइनली कहां रुका है, सी पे, जिसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, है ना। टोटल लेंथ ऑफ पाथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ कितना बेटा, तो हमें टोटल लेंथ समझना है। तो ए से बी प्लस बी से सी, इसको बोलेंगे हम लोग टोटल लेंथ, है ना। तो भाई कितना हो गया, 4 मीटर प्लस 7 मीटर, सॉरी 3 मीटर, तो कितना आ गया बच्चा, 7 मीटर आ गया, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस, है ना। अब हम बात करते हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, ठीक है ना। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या सिखाए, डिस्प्लेसमेंट क्या सिखाए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हम ये सिखाए हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को सीधा लाइन से मिला दो। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, और इन दोनों को हम सीधा लाइन से मिला दिए, देखो मिला दिए सीधा लाइन से, ठीक है। यही हमारा एसी डिस्प्लेसमेंट हो गया। एसी क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, AC।
तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे बताओ? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि ये जो है मतलब कि आधार है, परपेंडिकुलर है और ये कर्ण है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया ना। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? इधर होता है AC बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो मतलब कहने का कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी अंडर रूट 25, यानी 25 का रूट कितना होता है? 5 ना, 5 मीटर हो गया। ये क्या निकल के आया? डिस्प्लेसमेंट आया, है ना। तो डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ और डिस्प्लेसमेंट का मतलब बच्चा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलो और आगे समझते हैं इसको आसानी से, है ना। इसका और हम लोग आसानी से समझेंगे और बहुत अच्छे से बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लो तुम लोग, खाली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। क्या किया बच्चा? क्वेश्चंस और देखते हैं। एक आदमी है जो A से चला B के पास, ये B है ना। कितना चला? 8 मीटर चला और B से फिर लौट गया इसी रास्ते पे इधर C के पास, ठीक है। और कितना लौट गया? 5 मीटर लौट गया। सुनना ध्यान से। तो ये कौन सा? A कहां? ये इनिशियल हो गया, इनिशियल यानी शुरू वाला बिंदु। और C क्या हो गया बेटा? फाइनल हो गया, है ना, फाइनल हो गया। तो हम बात कर रहे थे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है जल्दी बताओ? टोटल लेंथ होता है, टोटल लेंथ। तो टोटल कैसे निकल? पहले कैसे चला? A से B चला तो A से B चला, अब फिर B से C चला तो B से C भी चला, है ना। ये होता है टोटल लंबाई, टोटल लेंथ। किधर चल रहा है इससे मतलब नहीं है, टोटल लेंथ कितना चला उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो AB कितना चला? 8 मीटर प्लस BC कितना चला? तो 5 मीटर। तो टोटल कितना चला? 13 मीटर चला, है ना। तो डिस्टेंस की वैल्यू जो है यानी D की जो वैल्यू हो गया वो 13 मीटर के बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो क्या बोले थे? इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल ये है और फाइनल ये वाला लाइन, ये लाइन ब्लैक से दिखा देते हैं, है ना। ये वाला यहां से यहां तक वाला को बोलेंगे फाइनल, है ना। यानी कितना? AC। तो बताओ AC कैसे निकलेगा? तो A से B में B से C घटा देंगे, तो A से B में घटा दो किसको? B से C को। तो कितना आएगा? बताओ जल्दी सा, प्लीज बता दो। तो ये आएगा तुम्हारा 8 - 5 मीटर बराबर कितना? तो 3 मीटर आएगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया, है ना। और आगे चलो समझते हैं ना। बहुत मजेदार टोटल डाउट हम क्लियर करेंगे, है ना। कोई टेंशन नहीं है ना। हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से देखेंगे, कैसे तुम लोग समझेगा और फिर तुम लोग अपने सुना देगा। चलो इसको मिटाते हैं। और देखो ऐसे इधर देखते हैं क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चंस जो समझना? ये A है, यहां से गया कोई आदमी B, समझना, ठीक है। और क्या किया कि B से फिर लौटा ऐसे और फिर लौट के कहां पहुंच गया? A पे पहुंच गया। और A पे पहुंच गया और ये कहां चला आपको 5 मीटर चला, ठीक है। तो वापस भी कितना आएगा? 5 मीटर आएगा। तो A क्या था? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल। और यही क्या है? फाइनल भी है। तो अब बताओ मेरे को, तो देखो तो जरा सा डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस तो क्या करेगा? A से B को प्लस B से A को जोड़ देगा। A से B गया फिर B से A आया, दोनों टोटल लेंथ होता है ना। तो 5 गया फिर 5 चला, तो टोटल कितना चला बेचारा? 10 मीटर चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देख, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चा? तो A से A तक का दूरी है कि नहीं है। यानी एक काम करेंगे, A से B गया B से A आया, नहीं A से B में से घटा देंगे कितना? B से A को। क्यों घटा देंगे? क्योंकि 5 गया 5 वापस आ गया, तो टोटल कितना होगा? 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? 0 मीटर। क्योंकि समझो बात को, इनिशियल एंड फाइनल
पॉइंट क्या है, सेम है, यानी कि जहां से चला था वहीं आके रुक गया। तो ए से ए का डिस्टेंस कितना होगा बताओ मेरे को, 0 होगा सर, क्योंकि जहां गया था वहीं पे चला आया। तो इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है। तो जहां पे इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होता है, इनिशियल और फाइनल अगर सेम होता है तब डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से उसी पॉइंट का डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव या निगेटिव नहीं, 0 ही होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझो। ए से चला बच्चा, ए से गया बी 5 मीटर और बी से वापस आया ऐसे, ए से होते हुए यहां पे पहुंच गया है ना सी पे, और ये चला टोटल कितना भाई, 7 मीटर चला। समझना ध्यान से, ए से चला था, बी पे गया 5 मीटर और बी से फिर वापस आया, ए पे रुका नहीं, आगे आगे सी तक पहुंच गया 7 मीटर, अब फिर रुक गया। तो ये मेरा क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और ये क्या है, ये फाइनल पॉइंट है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चा, डिस्टेंस बताओ जल्दी सा, डिस्टेंस बराबर टोटल लेंथ हो जाएगा। टोटल लेंथ का मतलब ए से बी प्लस बी से सी, तो कितना हो गया, 5 प्लस 7 मीटर, यानी कितना, 12 मीटर हो गया आंसर। क्लियर है ना। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल के बीच यानी ए से सी है ना, ए से सी कैसे लिखेंगे, तो ए से बी में से घटा देंगे निगेटिव वाले कितना, बी से सी को, तो 5 में से घटा देंगे 7 को, कितना आएगा, -2 मीटर आएगा। अच्छा -2 क्यों आया पता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ए से पीछे की तरफ है, यानी कि पीछे की तरफ हम आए हैं, है ना। तो इसको इधर निगेटिव लिए हैं, उधर वाले को पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है ना। ये तुमको जो है डायरेक्शन लेके बनाओगे तब समझ में आएगा। इसीलिए मैं बोला था कि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी होता है, समझना रहे बात को। तो इसीलिए यहाँ पे देखो साफ साफ तुमको दिख रहा है कि ए से बाएं तरफ है, इसलिए माइनस आ गया है। अगर तुमको सिंपली वैल्यू पूछे, ओनली वैल्यू अगर पूछे तो सीधी सीधी 2 मीटर लिख देना। वैल्यू में हमें कोई जरूरत नहीं है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव का। क्लियर। तो अगर वैल्यू से पूछे तब 2 मीटर लिख देंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ पूछे तो माइनस बताएंगे, तो पता चलेगा अच्छा ए से पीछे की तरफ आया, यानी कि रिवर्स में ज्यादा आया होगा, इसलिए माइनस आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक नोट लिख देंगे बच्चा, हम लोग यहाँ पे नोट एक लिख लेंगे बच्चा। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में ये लिखेंगे कि डिस्टेंस जो है इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव या 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव 0 एंड निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, अभी देखा कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो 0 हो जाएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर उल्टा डायरेक्शन में चलता है तो निगेटिव भी हो सकता है ना। तो ये वेक्टर के कारण ही ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है। क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग एक क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक सर्किल है ऐसा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक सर्किल है और इसका सेंटर है। यहां से ए से कोई आदमी चलता है सर्किल पे, ऐसे घूमता है, आते हैं, यहां पहुंच जाता है बी पे, और इसका रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर। समझना ध्यान से। तो क्या मैं बोला, ए से चला और होते हुए ऐसे कर्व होते होते कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। वेरी गुड। तो देखो ए को क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, और बी को क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट बोलेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से, डिस्टेंस का मतलब क्या, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो लेंथ कौन सा है, ए से बी वाला आर्क है ना, यानी कि ए से बी आर्क हो जाएगा। तो बताओ मेरे को, ये सरकमफ्रेंस है नहीं सर्किल का, सर्कल का, यानी कि विड्थ का परिधि है ना, लेकिन पूरा क्या आधा है, आधा है ना, ये यहां से क्या है, आधा है ना। तो पूरा परिधि क्या होता है, तो पूरा परिधि होता है 2 पाई r होता है।
और आधा क्या करें, इसको भागा दे दें कितना से, 2 से, तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर आ जाएगा। तो क्या पाई रहने दो, और आर के जगह पर कितना है, 3 मीटर है ना, तो 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई का मान लिख सकते हो तुम कितना, बताओ मेरे को, पाई का मान 22/7, या ऐसा रहने दो, पाई का मान होता है 3.14 अगुना 3, तो 4 42 3 किया 9.42 मीटर हो गया आपका डिस्टेंस। फिर से इसको समझो, डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ। आदमी कैसे चला है, ए से चला है, ऐसे घूमते हुए पहुंच गया कहां पे, बी पे। तो कौन से पाथ पे चला है, सर्किल पाथ पे चला है, सर्कुलर पाथ पे चला है नहीं। तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, जिसको बोलते हैं, अगर ये पूरा चक्कर लगाता, एक कंप्लीट चक्कर लगाता, तो पूरा परिधि के बराबर होता, लेकिन आधा चक्कर लगाया है, तो आधा के लिए क्या होगा, परिधि होता है, पूरा सरकमफ्रेंस, पूरा पेरीमीटर सर्किल का क्या होता है, 2 पाई आर। तो आधा कितना था, 2 पाई आर बटा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना है, पाई इंटू आर। पाई का मान आर कितना है, 3 है ना, तो पाई इंटू 3, तो 3 पाई भी लिख सकते हो तुम, और नहीं तो पाई का मान 3.14 गुणे 3 कर देगा तो 9, तो इतना भी लिख सकता है ना। ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बताए थे, जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बताए थे, इनिशियल को और फाइनल को सीधा लाइन से जोड़ दो। तो ये देखो सीधा लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, सीधा लाइन ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट ए से बी हो गया, यानी ए से बी, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चा, डायमीटर बोलते हैं सर। तो अगर रेडियस 3 है तो ये भी 3, ये भी 3 होगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये 3 + 3 बराबर कितना, जल्दी बताओ, तो 6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना आएगा, 6 मीटर आएगा। और डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, डिस्टेंस आएगा 9.42 मीटर या 3 पाई मीटर, है ना। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। एक और इसमें टिपिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, चलिए भाई देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, है ना, धीरे धीरे जैसे हम लोग सीखते चले जाएंगे, बहुत अच्छा से समझ में आना शुरू हो जाएगा हम लोग को, ठीक है ना। बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। एक वो से ऐसे चला, इधर चला पहले, है ना, अब फिर ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, यहाँ पहुंच गया। ओ से चला, ए चला कितना भाई, 7 मीटर। अब फिर ए से पहुंच गया कहां पे, बी पे। और अब तुमसे पूछ रहा है कि पता करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ यहाँ पे कहां से चलना शुरू किया है, ओ से, तो ये हो गया इनिशियल। और फाइनल कौन सा है, तो बी, तो ये हो गया फाइनल। तो अब तुम डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, है ना, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो टोटल लेंथ कैसा देगा, तो सर ओ से ए तक पहले जोड़िए, अब प्लस ए से बी आर्क जोड़िए, तो ए से बी क्या जोड़ दिए, आर्क टोटल को। तो ओ से ए कितना है, 7 मीटर। अब प्लस ए से बी क्या है, फिर से तो परिधि का आधा, तो परिधि का आधा कितना होता है, पाई आर होता है ना। तो 7 प्लस पाई का मान ये भी यूज कर सकते हो, 22/7। और रेडियस कितना है, ओ से रेडियस वही ना, रेडियस कितना है, 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा, 7। ये यहां से यहां वाला और यहां से यहां तक कितना आया, 22 आया, तो प्लस 22 बराबर कितना हो गया, 29 मीटर। यानी कि डिस्टेंस कितना निकला, 29 मीटर। फिर से सुनो, डिस्टेंस कैसे निकाले, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं, कहां से चलना शुरू किया था, सेंटर से, और पहले गया यहाँ पे ए पे, और फिर आधा चक्कर लगाया तो पहुंच गया बी पे। तो भाई टोटल लेंथ ओ से ए और प्लस ए से बी तक का आर्क, है ना, ए से बी तक का आर्क। ओके, तो ओ से ए हो गया, यहां से ए से बी आर्क हो गया। तो ओ से ए तो 7 है जो रेडियस के बराबर है, और यहां से यहां तक क्या बोलेंगे, अभी बोले थे परिधि का आधा, तो पाई इंटू आर, और रेडियस कितना है, 7 है, पाई का मान 22/7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 + 22 29। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो फिर से बताओ मेरे को, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल कौन सा ए, फाइनल कौन सा बी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यानी ओ से बी तक, और ओ से बी क्या है, रेडियस है, तो बराबर कितना है, 7 मीटर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये ओ से बी 7 हो गया, है ना। हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल को ही ध्यान देना है,
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे समझना बात को, डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट CMPLET कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी एक पूरा चक्कर लगाएगा, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन n रिवॉल्यूशन, यानी कि n चक्कर लगा रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा? तो एक बार में 2 पाई r, दो बार में 2 गुने 2 पाई r, तीन बार में 3 गुने 2 पाई r, तो n बार में n गुना 2 पाई r। क्लियर है? ये ध्यान रखना है ना, n गुना 2 पाई r। अब जितना चक्कर लगाएगा, अढ़ाई चक्कर, मान लो 3/2 चक्कर लगाया तो 3/2 लिख देना, 5 चक्कर लगाया तो 5 लिख देना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट इन वन रिवॉल्यूशन कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा 0? बताओ मेरे को, क्यों होगा 0? ये कंप्लीट चक्कर लगाया ना, यानी जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हुआ? सेम हुआ ना। जब इनिशियल और फाइनल सेम होता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। समझना है बात को? चलिए, तो आज हम लोग क्या सीख लिए बच्चा? आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छा से सीखे। इस पे बहुत सारा हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? इसका हम लोग क्वेश्चंस देंगे तुम लोगों को PDF फॉर्म में, DPP के रूप में। इसको बनाना डाउनलोड करके, ठीक है? हम तुमको एक लिंक देंगे, इसके इसी वीडियो में एक लिंक रहेगा, उस लिंक पे जा करके और डाउनलोड कर लेना क्वेश्चंस को और बनाना, ठीक है? और हम लोग अगला क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? अगला क्लास में पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है? और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस। क्लियर है? तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, चलो।